हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे ब्लड रिलेशन के बारे में। देखिए, इसका नाम मैक्सिमम ने सुना होगा क्योंकि ये आपकी फैमिली से कोरिलेटेड है। नेचुरल सी बात है, इंडिकेशन ही कर रहा है ब्लड रिलेशन, दैट मीन्स की रक्त संबंध। जो फैमिली से रिलेटेड रिश्ते होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है और उनको हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लास में। तो आज की क्लास में आपको अपनी फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा कि जो मेरे दादाजी हैं उनको क्या कहते हैं, उनके जो फादर थे उनको क्या कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो आपको अपनी फैमिली के बारे में आज पता होंगी क्लास में। देखिए, आपको सारे रिश्ते पता होंगे लेकिन उनको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट को पता होता है, हिंदी में नाम तो पता होता है लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होता है। लेकिन आपको इंग्लिश में पता होना बहुत ज़रूरी है। नोटिस करिए, कई सारे ऐसे रिलेशन हैं जो इंग्लिश में एक ही नाम है लेकिन हिंदी में उनके अलग अलग नाम है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको कहा क्या जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो मैं ब्लड रिलेशन टेस्ट डिस्कस करने वाला हूँ उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द ब्लड रिलेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। ये तीन चीज़ों पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो उसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। This chapter pupil take about the people with whom we interact on daily basis, our blood relatives, thus is closely related to our life। ऑब्वियसली बात है, तो इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक फैमिली ट्री पर हम बात करने वाले हैं। जैसे फैमिली में देखिए, आपके फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल हैं, आंट हैं, दादाजी हैं जिनको ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो इन सारे रिलेशन को एक साथ अगर ड्रॉ करना हो तो वो कैसे ड्रॉ होगा। कोडिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में ब्लड रिलेशन को किस तरह से ड्रॉ करा जाए जिससे डायग्राम हमारा बन जाए और हमें चीज़ें आसानी से गेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको टाइप सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कितने टाइप्स के ब्लड रिलेशन होते हैं। आप देख सकते हो तीन तरह के ब्लड रिलेशन होंगे। पहला पार्ट आता है इंडिकेटिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन, दूसरा आता है कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन, तीसरा आता है पैसेज फॉर्म ब्लड रिलेशन। ये तीन तरह के ब्लड रिलेशन होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और तीनों ही बहुत ईजी है। बस खाली आपको तीनों में एक चीज कॉमन है, फैमिली ट्री। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है तो आप उसका बहुत ईजिली एनालाइज कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो बस फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर फैमिली ट्री आता है बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे चीज़ों को और आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे क्लास में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नोटिस करिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को। अगर कोई पर्सन मेल है तो हम उसको एक बॉक्स बना के शो करेंगे। नोटिस करिए, बॉक्स बना के मेल को शो करते हैं। और अगर कोई पर्सन फीमेल है तो हम उसको एक सर्किल बना के शो करेंगे। अगर फीमेल है तो उस पर्सन को हम सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे। नोटिस करिए, अब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसको शो करने के लिए, देखिए ये तो मेल है, ये फीमेल है। और अगर रिलेशन क्या है हस्बैंड वाइफ का, तो ये डबल लाइन बनाकर हम शो करेंगे। ये डबल लाइन इस बात का रिप्रेजेंटेशन होगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। नोटिस करिए, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या होगा, डबल लाइन। तो आई होप आपको पता होगा। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ही स्पाउस बोलते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, स्पाउस, याद रखिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्पाउस बोला जाता है इंग्लिश में। हस्बैंड वाइफ भी बिल्कुल सही है, वो भी इंग्लिश में ही है, लेकिन स्पाउस और हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस क्या हुआ। आई होप आपको पता होगा कि स्पाउस और हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला ए और बी स्पाउस है तो डायग्राम ये बनेगा। नोटिस करिए, ए और बी स्पाउस हैं तो डायग्राम इस तरह से मैंने बना दिया। अब स्पाउस में ये तो आपको पता चल गया कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कौन हस्बैंड है ये नहीं पता। हो सकता है ए हस्बैंड हो सकता है बी हस्बैंड हो, ये बात आपको नहीं पता। तो स्पाउस के केस में आपको जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको जेंडर नहीं पता चलेगा कि ए का मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, याद रखिएगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में नेचुरल सी बात है, ये हस्बैंड है और ये उसकी वाइफ है। तो यहाँ पे मैं एच लिख लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड हस्बैंड। यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, दैट्स कॉल्ड वाइफ। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। बॉक्स में हमेशा याद रखिएगा मेल बनाएंगे और सर्किल में फीमेल्स को हम ड्रॉ करेंगे। ये डबल लाइन इंडिकेशन हो गया हस्बैंड वाइफ का, तो ध्यान रखिएगा। तो दोनों पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। हस्बैंड वाइफ को क्या बोलते हैं, स्पाउस बोलते हैं। अब नोटिस करिए, ब्रदर एंड सिस्टर का जो रिलेशन होगा, देखिए ये मेल है, नेचुरल सी बात है ब्रदर होगा, और ये फीमेल है, नेचुरल सी बात है सिस्टर होगा। इनके ऊपर मैंने एक उल्टा वी बना दिया। अब वी की तरह लग रहा होगा आपको, ये उल्टा वी इंडिकेशन होगा कि दोनों भाई बहन है।
वो भी सगे भाई बहन। क्या है? सगे भाई बहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग। क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं। अब नोटिस करिए, ब्रदर सिस्टर को इंग्लिश में बोला जाता है सिबलिंग, और ब्रदर सिस्टर भी इंग्लिश है। फिर वही चीज आ रही है, डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने सी डी को बोला सिबलिंग है, तो डायग्राम आपने उनको यू बना दिया। नोटिस करिए, सी और डी आर द सिबलिंग्स, तो आपने डायग्राम इस तरह से बना दिया। लेकिन सिबलिंग के केस में जेंडर नहीं पता चलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वो भाई बहन है, लेकिन उसमें कौन मेल है कौन फीमेल है ये तो पता चल ही नहीं रहा। वहां पे सी और डी मेल और फीमेल का कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सिबलिंग बोला। और अगर बोला जा रहा है ब्रदर सिस्टर, तो ये ब्रदर हो गया, ये सिस्टर हो गया। दोनों ही केस में आपको उल्टा वी बना देना है उनके ऊपर, लेकिन सिबलिंग के केस में जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। अब याद रखिएगा, भाई भाई को भी सिबलिंग कहा जाता है, बहन बहन को भी सिबलिंग कहा जाता है, भाई बहन को भी सिबलिंग कहा जाएगा, और बहन भाई को भी सिबलिंग कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सगे, चचेरे भाई ममेरे भाई को सिबलिंग ना कहकर बोलते हैं कजन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? कजन। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सन एंड डॉटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल सी बात है, ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, और ये उनका सन है, ये उनकी डॉटर है। अब नोटिस करिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशन आपको बता दिया। ये दोनों कौन है? सन एंड डॉटर है। ये इनका सन है और ये इनकी डॉटर है। तो सन एंड डॉटर को, इन्हीं दोनों डायग्राम्स को अगर मैं क्लब कर दूं तो तीसरा डायग्राम हमारा बन जाता है। तो आई होप आपको तीनों चीजें पता चल गई कि हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर और सन एंड डॉटर के डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं। इसी को बोलते हैं फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री को थोड़ा सा कंबाइंड करते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, जहां पे मैं फैमिली ट्री थोड़ा सा कंबाइंड करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ए बनाया, ए हमारा मेल, इसकी वाइफ बना दिया, ये कौन है? बी, ये भी फीमेल हुई, याद रखिएगा। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब नोटिस करिए, इनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम कर देते हैं, एक का नाम करते हैं सी और एक का नाम करते हैं डी। कोई कंफ्यूजन? कैसे बनाया? अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर आपने इसी के नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा कंपल्शन है? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। नोटिस करिए, आप चाहें तो बी के नीचे बना दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन हाँ ऐसा मत करिएगा एक को तुम ले जाओ एक को मैं ले जाऊं, ऐसा मत करना। नोटिस करना, अगर ए और बी हस्बैंड वाइफ है तो उनके जितने भी बच्चे होंगे किसी एक पॉइंटर से आपको बनाना है। आप चाहे ए के नीचे बना दीजिए, आप चाहे बी के नीचे बना दीजिए, लेकिन एक पॉइंटर से ही बनाइएगा, याद रखिएगा। अब इससे होगा क्या, जैसे ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनके जो भी बच्चे होंगे वो मैंने यहाँ से कोरिलेट कर दिया। मान लेते हैं इनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं एक लाइन और बना दूंगा। अगर चार बच्चे हैं, एक लाइन और बना दूंगा। तो जितने भी बच्चे होंगे मैं उतनी लाइंस यहाँ से ड्रॉ करूंगा। ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि ए और बी के कितने बच्चे हैं। आई होप समझ में आ रहा है। नोटिस करिए, तो ए और बी के इस समय कितने बच्चे आ रहे हैं? दो बच्चे आ रहे हैं। अगर इन दोनों बच्चों में किसी की शादी हो गई है तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इनकी हस्बैंड वाइफ को भी बना सकता हूँ। जैसे अगर जानता हूँ कि इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो मैं उनको भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलता हूँ कि इनकी शादी हो गई है, तो इनके हस्बैंड होंगे, तो इनके हस्बैंड को नाम दे देते हैं हम लोग ई। दे दिया मैंने। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके पिताजी भी होंगे, इनके पिताजी का नाम कर देते हैं एफ। फाइन, पिताजी मतलब उनके ऊपर जाएंगे। अब पिताजी की जो वाइफ होंगी, इनके पिताजी की वाइफ, दैट्स कॉल्ड दादी होंगी, सी की दादी होंगी, उनका नाम कर देते हैं जी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सी के पिताजी ए और ए के पिताजी एफ और एफ की वाइफ कौन हो गई? जी। तो नेचुरल सी बात है, जी सी की कौन है? दादी। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से नोटिस करिए, इनका एक और बेटी है जिसका नाम कर लेते हैं एच, इनका एक और बेटा भी है जिसका नाम कर लेते हैं आई। समझ में आ रहा होगा। अब नोटिस करिए, आई सी का कौन है? अंकल है। एच सी का कौन है? आंट है। पता होगा ये बुआ है, ये चाचा है। आई होप पता होगा ये चीज। अब चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी तो हो सकते हैं। नोटिस करिए, आई का सी के साथ चाचा का भी रिलेशन हो सकता है और ताऊ भी होता है। अगर आपको पता होगा चाचा और ताऊ में डिफरेंस क्या होता है। अगर देखिए ए से आई छोटे हैं, मतलब आई अगर छोटा है ए से, तो वो चाचा होंगे, नेचुरल सी बात है। और अगर आई ए से बड़े हैं तो बोलते हैं ताऊ, ये पता होगा। लेकिन इंग्लिश में दोनों को ही हम अंकल बोलते हैं। अब देखिए, हिंदी में
दोनों को नाम अलग अलग है, एक चाचा होते हैं, एक ताऊ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड अंकल। ध्यान रखिएगा। इसलिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंग्लिश में अलग नाम से रिप्रेजेंट होती हैं और हिंदी में अलग नाम से रिप्रेजेंट होती हैं, तो वो पता होना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं फैमिली ट्री। अगर ये फैमिली ट्री आपको समझ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे मूव करते हैं। अब नोटिस करिए, आई तक तो हमने बना लिया। अब देखिए ये वाली फैमिली क्या हो जाएगी, इधर फादर के थ्रू कोरिलेट हो गई। अब मैं इस साइड की फैमिली बनाने जा रहा हूँ। नोटिस करिएगा, बी के पिताजी कौन है, जे जे हो गए, बी के पिताजी जे हो गए। जे की वाइफ कौन है, दैट्स कॉल्ड के। जे की वाइफ कौन है, के हो गई। अब नोटिस करिए, बी के पिताजी जे हैं और जे की वाइफ कौन है, के हो गई। नोटिस करिए, मैं लाइन से चल रहा हूँ, मैं ए बी सी डी से चल रहा हूँ। अब तक 11 मेंबर इस फैमिली को मैं डिनोट कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, के एक बेटी तो मुझे दिख रही है जिसकी शादी ए से हुई है। नोटिस करिए, एक मैं और बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम कर दूंगा मैं एल, जो कौन है, बेटा है। नोटिस करिए, कौन है, बेटा है। कौन, एल बेटा है। अब एल के बाद मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, एल एम। एम कौन है, बेटी है। मतलब जे और के भी 3 बच्चे हैं, जिनमें से नोटिस करिए 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। नोटिस करिए, तो आपके सामने देख सकते हैं आप, पूरा फैमिली ट्री दिख रहा होगा। अभी तक 13 मेंबर आ चुके हैं फैमिली ट्री में। इसी को बोलते हैं फैमिली ट्री। अगर ये फैमिली ट्री आपको समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब नोटिस करो, फैमिली में मेन 2 रिश्ते होते हैं। एक होता है हस्बैंड वाइफ का, जिसको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, और दूसरा रिश्ता होता है ब्रदर सिस्टर का, ब्रदर सिस्टर। अगर आप ध्यान से देखो, नोटिस करो, ब्रदर सिस्टर का अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे फैमिली ट्री में हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर। देखा? तो नोटिस करो, सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर। उन्हीं 2 रिश्तों से बाकी सारे रिश्ते बन जाते हैं। आप नोटिस करिए, पूरे फैमिली में जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते इन्हीं 2 रिश्तों के बनने के बाद बनते हैं। या तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनेगा, उसके बाद सारे रिश्ते बनेंगे, या तो ब्रदर सिस्टर का रिश्ता बनेगा, उसके बाद सारे सिस्टर रिश्ते बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, फैमिली में मेन 2 रिश्ते होते हैं और बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बन जाते हैं। अब आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए इंग्लिश में, हर एक का नाम पता होना चाहिए इंग्लिश में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नोटिस करिए, आई का सी के साथ रिश्ता है अंकल का, लेकिन नोटिस करिए एल का सी के साथ भी अंकल है, एल भी सी के भी अंकल है। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा अंकल है? ये कहलाता है, नोटिस करिए, ये पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल। पी से पापा, देखिए ए सी के पापा कौन है, ए, तो पी से पापा और पी से पैटर्नल। ध्यान रखिएगा, तो ये कौन से अंकल हुए, पैटर्नल अंकल। और देखिए सी की मदर कौन है, बी, तो मदर एम से होता है और मैटरनल भी एम से होता है, तो एम से मदर और ये मैटरनल हो जाएंगे। तो जो मैंने सर्कल में बंद करे हैं वो पार्ट ये मैटरनल रिश्ते हैं और ये पैटर्नल रिश्ते हैं। तो आपको पैटर्नल और मैटरनल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैं पूछूं, आई इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, एल इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी। ध्यान रखिएगा, दोनों ही अंकल है। इस तरह से एच इज द पैटर्नल आंट ऑफ सी और एम इज द मैटरनल आंट ऑफ सी। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। इस तरह से नोटिस करिए, एफ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ सी, बट जे इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। दोनों ही ग्रैंडफादर है, लेकिन नाना जी को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और दादाजी को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, लेकिन दादाजी होंगे तो वो कहलाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। कौन कहलाता है, पैटर्नल। ध्यान रखिएगा, तो एफ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ सी और जे इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, जी इज द पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ सी एंड के इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ सी। आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और चीजों पे आते हैं। सी इज द, सी का आई के साथ अगर मैं पूछूं तो सी इज द नेफ्यू ऑफ आई, सी का एल के साथ पूछूं तो भी नेफ्यू होगा। अब नोटिस करिए, एक तरफ से भांजा है, एक तरफ से भतीजा है, लेकिन इंग्लिश में दोनों को नेफ्यू बोला जाता है। अब फिर से कंफ्यूजन आ गया, कैसे बदलेगा, भांजा है कहां से भतीजा है? नोटिस करिए, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इंग्लिश में। हिंदी में तो कर लेंगे। हिंदी में देखिए, भांजा और भतीजा दोनों अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश को एक ही नाम से रिप्रेजेंट करा गया है, दैट्स कॉल्ड अ नेफ्यू। अगर वो मेल है तो नेफ्यू होगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर हम पैटर्नल नहीं लगा सकते, सी इज द पैटर्नल नेफ्यू।
सी इज द मैटरनल नेफ्यू, बिल्कुल नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, ऊपर वाली जनरेशन का नीचे वाली जनरेशन के साथ कोरिलेशन करने पर पैटर्नल लगता है, मैटरनल लगेगा, लेकिन नीचे वाली जनरेशन का ऊपर वाली जनरेशन के साथ कोरिलेशन करने पर पैटर्नल मैटरनल नहीं लगता है। याद रखिएगा, जैसे सी इज द नेफ्यू ऑफ आई, सी इज द नेफ्यू ऑफ एच, सी इज द नेफ्यू ऑफ एल, सी इज द नेफ्यू ऑफ एम। सी इन चारों के लिए नेफ्यू होंगे। अब नोटिस करिए, डी इज द नीस ऑफ एच, डी इज द नीस ऑफ आई, डी इज द नीस ऑफ एल, डी इज द नीस ऑफ एम, इन सब के लिए नीस होंगे। इसी तरह से नोटिस करिए, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ एफ, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ जे। अब एक के लिए नाती एक तरफ से पोता है, नाती और पोता तो हिंदी में हो गया, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रैंडसन। अब ग्रैंडसन, ऐसा नहीं हो सकता कि पैटर्नल ग्रैंडसन अलग हो जाए, मैटरनल ग्रैंडसन अलग हो जाए, ये गलत है वर्ड, क्योंकि नीचे से ऊपर कभी भी पैटर्नल मैटरनल नहीं लगेगा। मतलब लोअर जनरेशन से अपर जनरेशन पे कभी भी पैटर्नल मैटरनल यूज नहीं हो। अब आगे आगे मैं पूछता हूं आपसे, नोटिस करिए ई का ए के साथ क्या रिश्ता है। अब नोटिस करिए ई का ए के साथ, ये इनके दामाद हैं, हिंदी बोलते हैं दामाद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, दैट्स कॉल्ड सन इन लॉ। क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। ई इज द सन इन लॉ ऑफ ए, ई ए के कौन है, सन इन लॉ है, ध्यान रखिएगा, ई इज द सन इन लॉ ऑफ ए। इसी तरह से नोटिस करिए, ए के कौन है, ये भी दामाद है। नोटिस करिए, ए के कौन है, ये भी दामाद है, क्योंकि देखिए इनकी वाइफ की माता जी है वो, तो नेचुरल सी बात है, ए के कौन है, दामाद है, तो दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। क्या हुए, सन इन लॉ। इसी तरह नोटिस करिए, डॉटर इन लॉ भी है। देखिए बी का जी के साथ क्या रिलेशन है, ये बहू है, बहू, बात समझ आई, बहू। बी का जी के साथ क्या रिलेशन है, बहू का, तो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। क्या होंगी, डॉटर इन लॉ। देखिए बी की शादी ए से हुई है और ए की मदर जी है, तो नेचुरल सी बात है, बी जी की कौन हुई, बहू हुई। और जी का बी से अगर मैं पूछूं तो आंसर आएगा मदर इन लॉ, सास। देखिए अगर मैं पूछता हूं बी का जी से, मैं यहां पे लिख देता हूं बी का जी से, तो आंसर आता है डॉटर इन लॉ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जी का बी से, उल्टा कर दूं, जी पहले कर दूं बी बाद में कर दूं, इसको मैंने पहले कर दिया, तो जी का बी से, तो आंसर आएगा मदर इन लॉ। तो ध्यान रखिएगा, किस पर्सन का किस पर्सन से पूछा जा रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहां पर डॉटर इन लॉ और कहां पे मदर इन लॉ आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिश्ते कौन कौन से होते हैं। इस तरह से सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। नोटिस करिए, एल का ए के साथ क्या रिश्ता है, दैट्स कॉल्ड साला है। एल ए का साला है, इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। अब नोटिस करिए, ए एम का कौन है, ए एम के कौन है, जीजा है, इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। देखिए ए का एम के साथ क्या रिश्ता है, दैट्स कॉल्ड ब्रदर इन लॉ, ये जीजा है तो ब्रदर इन लॉ। इस तरह नोटिस करिए, आई का बी के साथ क्या रिश्ता है, देवर है, आई बी का देवर है। अब नोटिस करिए, आई बी का देवर है, इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ हिंदी में तो तीन नाम हुए, देखिए साला ब्रदर इन लॉ, जीजा ब्रदर इन लॉ, देवर ब्रदर इन लॉ, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, दैट्स कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। इसीलिए हिंदी थोड़ा इजी हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नोटिस करिए, हिंदी में उसके तीन अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, दैट्स कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। अब नोटिस करिए, इसी तरह से सिस्टर इन लॉ भी होता है। अब मैं आपको सिस्टर इन लॉ दिखाता हूँ। नोटिस करिए, एम का ए के साथ क्या रिश्ता है, आप तुरंत कहेंगे साली है, क्योंकि वाइफ की बहन, दैट्स कॉल्ड साली, तो साली है। हिंदी में क्या, हिंदी में साली बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो एम ए की कौन है, सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से नोटिस करिए, एच बी की कौन है, एच बी की कौन है, ननद, ननद को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। इसी तरह से नोटिस करिए, बी का आई के साथ क्या है, बी का आई के साथ है भाभी, इसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो नोटिस करिए, साली सिस्टर इन लॉ, ननद सिस्टर इन लॉ, भाभी सिस्टर इन लॉ, इन सभी को सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा फैमिली ट्री समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। फैमिली ट्री अगर आपने बना लिया तो आप नेचुरल सी बात है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगली स्लाइड में जो दिया हुआ है आपको इसका क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। तो देखिए दिया हुआ है सी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। सी डी के ससुर है। अब मुझे इसको डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा नोटिस करिए, अगर ये फादर इन लॉ है तो नेचुरल सी बात है सी मेल हो गए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सी को बनाया, सी को बनाया और सी को बॉक्स में बंद कर दिया। फादर इन लॉ है। अब फादर इन लॉ किसके, डी के हैं, तो सी का बेटा या बेटी की शादी मुझे डी से करनी है, बन गया फादर इन लॉ। देखिए सी डी के फादर इन लॉ है, तो इसका मतलब है सी का बेटा या बेटी की शादी डी से होगी। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है सी का बेटा हो और हो सकता है सी की बेटी हो। तो मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने डायग्राम दो ड्रॉ कर दिए, दोनों डायग्राम आपको लग रहा होगा सेम है। अब एक में मैं क्या करूंगा, डी को फीमेल कर लूंगा, तो यहां पर इन सी का बेटा आ जाएगा। और अगर मैं डी को मेल कर लूंगा, नोटिस करिएगा, तो यहाँ पे सी की बेटी आ जाएगी। अब दोनों ही केस में सी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी होंगे। देखिए यहाँ पर सी का बेटा जिसकी शादी डी से हुई है, तो सी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। यहाँ पे सी की बेटी जिसकी शादी डी से हुई है, तो सी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। अब मुझे तो पता नहीं डी मेल है कि फीमेल है, तो ध्यान रखिएगा आपको दोनों पॉसिबिलिटीज पर ध्यान रखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए डी का जेंडर बताइए, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि एक डायग्राम में डी फीमेल आ रहा है, एक डायग्राम में डी मेल आ रहा है। आपको कैसे पता? तो नोटिस करिए सी का जेंडर आपको पता है कि फादर इन लॉ है, कंफर्म, लेकिन डी क्या होंगे ये नहीं पता। तो फैमिली ट्री अगर आपने सीख लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जरा अगला फैमिली ट्री हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये अगला आ रहा है, एल इज द फादर ऑफ क्यू सन। देखिए एल पिता है क्यू के बेटे के, क्यू का बेटा ये रहा, बॉक्स बना दिया। अब देखो एल पिता है क्यू के बेटे के। अच्छा क्यू का बेटा है तो एल का भी, और एल उसके पिता है, तो नेचुरल सी बात है ये कौन हो गई, माता हो गई, और इनके हस्बैंड कौन हो गए, एल हो गए। बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए क्यू के बेटे के पिताजी एल हैं, तो नेचुरल सी बात है इनकी वाइफ तो क्यू होंगी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझिए, मैं इसको फिर से समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बार। देखिए एल इज द फादर ऑफ क्यू सन। मैंने सबसे पहले क्यू बनाया, क्यू का सन ये रहा, क्यू का सन हो गया। अब क्यू के सन के पिताजी एल हैं, तो इनके पिताजी, दैट मीन्स कि मुझे यहां पर एल बनाया। अब एल इनके पिताजी है, एल कौन है, इनके पिताजी हैं, बना दिया। अब अगर एल मेल है और इनकी वाइफ जो डबल लाइन हो गया, तो नेचुरल सी बात है ये फीमेल होगी। तो एल की वाइफ कौन है, क्यू, और एल और क्यू का एक बेटा है जिसका नाम हमें नहीं पता, ब्लैंक, हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो हमने बॉक्स बना के छोड़ दिया, ब्लैंक कर दिया उसको। अब क्वेश्चन में बोला था एल इज द फादर ऑफ क्यू सन, तो डायग्राम हमारे सामने बन चुका है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन में अच्छा क्या है कि आपको क्यू का जेंडर पता चल गया। नोटिस करिए क्यू का जेंडर कैसे पता चला, क्योंकि अगर एल क्यू के बेटे के पिता हैं, तो इसका मतलब है क्यू का बेटा, इसका मतलब वो क्यू भी तो कुछ होगा उसका, नेचुरल सी बात है, उसकी मदर है, क्यू कौन है, उसकी मदर है। तो ये बोला नहीं गया था, लेकिन इस फादर ने ऑटोमेटिकली इस बात को इंडिकेट कर दिया क्यू एल की वाइफ है, क्यू एल की कौन है, वाइफ है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ब्लड रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बस आपको थोड़ा सा फैमिली ट्री पर फोकस करना। अगर फैमिली ट्री अगर आपने अच्छा कर लिया तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा, कोई रोक नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से अगले पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए थर्ड आपके सामने आ चुका है, थर्ड पार्ट, इसका भी फैमिली ट्री मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एम इज द आंट ऑफ जी। देखिए आंट है तो फीमेल हो गई, अच्छी बात है। किसकी आंट है, जी की आंट है, ये जी यहाँ पर हो गया। एम इज द आंट ऑफ जी बन गया। अब कह रहा है जी इज द सन ऑफ एच, जी सन है किसका, एच का। अब देखिए सन है तो बॉक्स हो जाएगा क्योंकि मेल है, और किसका सन है, एच का सन है, तो नेचुरल सी बात है एच को मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, बन गया। अब देखिए एम इज द आंट ऑफ जी और जी इज द सन ऑफ एच, बन गया। अब नोटिस करिए एच का जेंडर क्या है, मुझे नहीं पता, हो सकता है एच मेल हो सकता है फीमेल हो, जो मुझे नहीं पता, तो मैं एच को एच लिखूंगा, ना बॉक्स बनाऊंगा ना सर्कल बनाऊंगा। तो आई होप समझ में आ रहा है, जिसमें मैंने एच को कुछ नहीं बनाया, मैंने ऐसा ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस बेसिस पर हमारा ये डायग्राम बन गया।
तो फैमिली ट्री अगर आपने सीख लिया तो हर क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। अब नोटिस करिए, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो पूछता है एच का एम के साथ रिश्ता बताइए, तो आप बोलेंगे सिबलिंग है, क्योंकि एच एम का सिबलिंग आ रहा है, लेकिन ब्रदर होगा कि सिस्टर होगा ये आपको नहीं पता, ध्यान रखिएगा। तो एच इज द सिबलिंग ऑफ एम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। वी इज द सिबलिंग। अब देखिए यहाँ पे सिबलिंग की बात बोली, सिबलिंग मतलब होता है सगा भाई बहन, सगा, चचेरा नहीं, याद रखिएगा। अब देखिए जे इज डॉटर, तो सबसे पहले जे की बेटी बताई मैंने, ये हो गई जे की बेटी। अब जे की बेटी का सिबलिंग कौन है, वी, इसका मतलब है भैया कि वी यहां बनेगा। सिबलिंग का मतलब होता है सगा भाई बहन। अब देखिए जे की बेटी जो भी है, नाम नहीं पता मुझे, उसका भाई या बहन कौन होगा, वी होगा। तो नेचुरल बात है वी के पिताजी या माताजी जे होंगे। अब कौन है ये भी नहीं पता मुझे, तो ना जे का जेंडर पता ना वी का जेंडर पता, बस इतना पता है कि जी की बेटी है, और बेटी कौन है ये भी नहीं पता मुझे। तो आई होप समझ में आ गया, वी इज द सिबलिंग ऑफ जे इज डॉटर। तो जे की डॉटर का सिबलिंग मुझे वी को बनाना है। सिबलिंग मतलब उल्टा वी। उल्टा वी कैसे बनाते हैं, आपके सामने है, और ये इंडिकेशन होता है कि दोनों भाई बहन है। ये दोनों कौन है, भाई बहन। अब वी का जेंडर भाई का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, ये नहीं पता मुझे, तो मैंने उसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है, मैंने कुछ और ड्रॉ नहीं करा। तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। सारे फैमिली ट्री अगर आपने सीख लिए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब एक फैमिली ट्री और है आपके सामने, एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। अब देखिए एक्स ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ, अब देखिए ब्रदर इन लॉ बनता कैसे, मेल तो हो गया, ये कंफर्म है, क्योंकि जैसे ही उसने ब्रदर का वर्ड यूज करा ऑटोमेटिकली बात है कि मेल होगा। किसका ब्रदर इन लॉ, क्यू का। सबसे पहले हम ये सोचते हैं ब्रदर इन लॉ मतलब इनकी शादी कर दे, कर दी शादी एक्स की वाइफ का भाई या बहन क्यू बना दें। नोटिस करिए, सबसे पहले दिमाग यही आता है कि एक्स की शादी कर दो, कर दी। अब एक्स अगर मेल है तो नेचुरल सी बात है उनकी वाइफ बनाऊंगा मैं, और उनका भाई या बहन जो भी होगा क्यू, उसके लिए एक्स क्यू का ब्रदर इन लॉ होगा। अब देख क्यू अगर मेल है तो एक्स क्यू के जीजा है, और अगर क्यू फीमेल है तो भी एक्स क्यू के जीजा ही होंगे, याद रखिएगा। तो क्यू अगर मेल है तो भी जीजा, फीमेल है तो भी जीजा, लेकिन ब्रदर इन लॉ अभी एक और बनेगा। देखिए एक्स ब्रदर इन लॉ है, तो एक काम करते हैं, इस तरह से भी तो बना सकते हैं। अब नोटिस करिए ये भी तो बन सकता है। यहां क्या करा मैंने, एक्स का भाई या बहन यहां बनाया, उसकी शादी मैंने क्यू से कर दी। अब नोटिस करिए, अगर ये क्यू फीमेल है तो एक्स क्यू का देवर है। नोटिस करिए एक्स क्यू का कौन है, देवर है, ऐसा हो सकता है। और अगर क्यू मेल है तो एक्स क्यू का साला है, एक्स क्यू का साला है। अब देखो क्यू का जेंडर क्या है इस बात पे डिपेंड करता है एक्स। अगर क्यू फीमेल है, नोटिस करिएगा, अगर क्यू फीमेल है तो एक्स क्यू का देवर है, उसको ही ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। और अगर क्यू मेल है तो एक्स क्यू का साला है। तो नोटिस करिए, आपके सामने एक डायग्राम मैंने ये बनाया, एक डायग्राम ये बनाया, कौन सा डायग्राम वैलिड होगा ये तो भैया क्वेश्चन फैसला करेगा, याद रखिएगा। लेकिन ब्रदर इन लॉ दोनों ही डायग्राम बनेंगे, याद रखिए। एक डायग्राम में एक्स की वाइफ की भाई बहन को क्यों बना दिया, और एक डायग्राम में एक्स की बहन या भाई को की वाइफ को क्यों बना दिया। तो नोटिस करिए दोनों डायग्राम में हमने एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू ड्रॉ करा है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ, सेम वही चीज यहाँ पर भी होगी। देखिए डब्ल्यू अगर सिस्टर इन लॉ है किसकी, जेड की, तो सबसे पहले मैंने इनके हस्बैंड को बनाया, बना दिया, उसके भाई या बहन को मैंने जेड रख दिया, जेड। तो डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड। यहाँ पे डब्ल्यू कौन है, जेड की भाभी है। डब्ल्यू जेड की कौन है, भाभी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, याद रखिएगा। सबसे पहले तो दिमाग ये आएगा कि इनके हस्बैंड के भाई या बहन को जेड बना दो, डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ जेड की हो जाएंगे। लेकिन अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, एक डायग्राम और बना सकता हूं मैं कि डब्ल्यू को मैंने ड्रॉ करा फीमेल है, इनके भाई या बहन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, उसकी शादी जेड से कर देता हूं। अब देखो डब्ल्यू के भाई या बहन की शादी अगर जेड से हो गई तो नोटिस करिए डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, यहाँ भी सिस्टर इन लॉ होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जेड का जेंडर क्या है। अगर जेड का जेंडर मान लेते हैं मेल है तो डब्ल्यू जेड की कौन हो जाएंगी, साली हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, साली। कैसे,
ये मेल है, इनकी वाइफ और उनकी बहन, तो साली हुई ना, तो साली हो जाएंगी, तो डब्ल्यू जेड की कौन हो जाएंगी, साली हो जाएंगी, अगर डब्ल्यू जेड मेल है तो, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लेते हैं जेड फीमेल है, अगर जेड फीमेल है, नोटिस करिए, अब अगर फीमेल है तो नेचुरल बात है यहाँ पे मेल आएगा, उस केस में डब्ल्यू जेड की कौन हो जाएंगी, ननद हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, ननद, और इसको भी क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो नोटिस करिए, अगर फीमेल है तो नेचुरल सी बात है अलग आ रहा है, मेल है तो अलग आ रहा है, या तो साली होंगी या तो ननद होंगी। तो ये डिपेंड किस पर करता है, जेड के जेंडर पर। तो जेड का जेंडर आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप डब्ल्यू को एग्जैक्टली नहीं बता पाते हिंदी में क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने देखिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप कंफर्म है कि डब्ल्यू जेड की कौन है, भाभी है, ये तो कंफर्म है। लेकिन इस डायग्राम में दो मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, सिस्टर इन लॉ के तीन मतलब होते हैं, एक होता है साली, एक होता है भाभी, एक होता है ननद, और तीनों ही रिलेशन बन सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे मूव करते हैं, अगले पार्ट में मूव करते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब 7th पॉइंट आ चुका है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। ई इज द सन इन लॉ ऑफ टी। सन इन लॉ कौन होता है, दामाद होता है। किसका दामाद है, टी का। देखिए ई अगर सन इन लॉ है तो वो तो मेल होगा, कंफर्म है, और सन इन लॉ है दैट मीन्स की उसकी वाइफ भी होगी। दामाद का मतलब है ई इज द सन इन लॉ ऑफ टी, तो नेचुरल सी बात है ई की वाइफ के पिताजी मुझे टी बनाने हैं। अब टी पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ई की वाइफ के पिताजी या माताजी टी होंगे, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे लिखा है टी इज द इन लॉज ऑफ पी। अब नोटिस करिए, टी इज द इन लॉज ऑफ पी। इन लॉज होता क्या है, जो समधी होते हैं उनको बोलता जाता है इन लॉज। अब नोटिस करिए, टी का समधी कौन होगा, नेचुरल सी बात है इनके पिताजी या माताजी, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा पी। अब देखिए टी इज द इन लॉज ऑफ पी बन गया। अब टी और पी का जेंडर नहीं पता चलेगा, क्योंकि टी इन लॉज है किसके, पी के, तो आपको ये तो पता चल गया कि दोनों समधी हैं, लेकिन एक्चुअल में मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता चलेगा। तो टी और पी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली कि पी का बेटा और टी की बेटी की शादी आपस में हुई है, तो टी और पी आपस में क्या होंगे, इन लॉज होंगे। ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं हिंदी में समधी या समधन, ध्यान रखिएगा। तो टी और पी आपस में क्या हुए, इन लॉज हुए। एच इज द स्पाउस ऑफ क्यूज ओनली सिस्टर। क्यूज ओनली सिस्टर ये रही। अब इनका स्पाउस कौन है, एच, तो मैंने एच को यहां पे ड्रॉ कर दिया, बन गया डायग्राम। देखिए क्यू की एक लौती बहन कौन है नहीं पता, उसका पति एच होगा। स्पाउस मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, तो नेचुरल सी बात है अगर सिस्टर बोल दिया तो वो फीमेल है, और फीमेल का स्पाउस ऑटोमेटिकली मेल होगा, याद रखिएगा। तो फीमेल का स्पाउस कौन है, उसका हस्बैंड कौन हो गया, एच। तो एच इज द स्पाउस ऑफ क्यूज ओनली सिस्टर, क्यू की एक लौती बहन। अब ओनली के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, यहाँ पे एक एरो बना देते हैं। अब कई बार कहता है सर क्यू का जेंडर नहीं पता, बिल्कुल नहीं। नोटिस करो, क्यू की बहन एक ही है, लेकिन क्यू खुद क्या है ये आपको नहीं पता। हो सकता है क्यू मेल हो सकता है क्यू फीमेल हो, तो ये आपको नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा, क्यू की एक लौती बहन का पति कौन है, एच। बन गया डायग्राम आपके सामने। अब एच का क्यू के साथ अगर रिश्ता पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि हिंदी में क्या बोलेंगे, एच क्यू की कौन है, जीजा। एच क्यू के कौन है, जीजा। अगर पूछा जाए क्यू का एच के साथ क्या रिश्ता है, तब आप आंसर देंगे या तो ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ, क्योंकि क्यू का जेंडर आपको पता ही नहीं है। क्यू मेल है तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, क्यू फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्यू का जेंडर अभी आइडेंटिफाई नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 9th पॉइंट आने जा रहा है, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्यू इज द अंकल ऑफ एच। अब देखते हैं ध्यान से, क्यू अंकल है, किसके अंकल है, एच के। तो मैंने एच को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए एच हु लगा रखा है, तो एच की बात कर रहा है। एच इज द सिस्टर ऑफ पी, एच बहन है, किसकी बहन है, पी की, बन गया। एच इज द सिस्टर ऑफ पी। अब देखिए यहाँ पर मेल आएगा कि फीमेल आएगा ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं बोली गई, तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अभी यहाँ पे मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा। नोटिस करिए, अगर मेल होगा तो नेचुरल सी बात है उस मेल के भाई क्यों हैं, और अगर फीमेल होगा तो उसके भाई क्यों हैं। तो वो मामा है कि चाचा है क्यों, इन दोनों के, ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर यहाँ मेल आएगा तो चाचा हो जाएंगे, और अगर फीमेल आएगा तो मामा हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं पता कि मामा है कि चाचा है, लेकिन हाँ अंकल है इतना पता है। तो क्यू इज द अंकल ऑफ एच, क्यू इज द अंकल ऑफ पी, याद रखिएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
आर इज द डॉटर इन लॉ, बहू है, किसकी बहू है, एन्स सन। तो आर अगर बहू है तो पहले हम इसका हस्बैंड बना दें, तभी बहू बनेगी। नेचुरल बात है, आर डॉटर इन लॉ है, बहू है, किसकी बहू है, एन के लड़के की। तो आर एन के लड़के, ये रहा एन का लड़का। अब देखिए एन का लड़का और इसकी बहू कौन है, आर है, तो इनका लड़का और उसकी वाइफ कौन होगी, आर। एन का लड़का और उसका लड़का, उसकी वाइफ कौन होगी, आर। तब जाकर आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन सन बनेगा। देखिए एन का सन और उसकी डॉटर इन लॉ, उसकी डॉटर इन लॉ का मतलब हुआ कि उसके बेटे की वाइफ। तो आई होप समझ में आ गया कि आर इस समय एन का क्या रिश्ता बनेगा, आर इज द ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ एन। आर इज द ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ एन बनेगा। आर का एन के साथ पूछा जाए तो आर इज द ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ एन बनेगा। लेकिन एन का जेंडर आपको नहीं पता। एन का आर के साथ अगर पूछा जाए तो एन इज द ग्रैंड फादर इन लॉ ऑफ आर हो सकता है, और एन इज द ग्रैंड मदर इन लॉ ऑफ आर हो सकता है। क्योंकि एन का जेंडर आपको क्या पता, एन हो सकता है मेल हो और हो सकता है फीमेल हो, और अगर मेल होगा तो ग्रैंड फादर इन लॉ बन जाएगा, एन इज द ग्रैंड फादर इन लॉ, और अगर फीमेल होगा तो एन इज द ग्रैंड मदर इन लॉ बन जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और टाइप